साल 1971 इंडियन सबकॉन्टिनेंट के इतिहास में एक बहुत जरूरी चैप्टर है। ये वो टाइम था जब न सिर्फ एक फुल स्केल वॉर हुई बल्कि एक नया देश बांग्लादेश भी बना। इस कॉन्फ्लिक्ट की रूट्स पहले शॉट फायर होने से बहुत पहले ही बो दी गई थीं, जो 1947 में पाकिस्तान के बनने से जुड़ी थीं। पाकिस्तान एक यूनिक कंट्री था जो जियोग्राफिकली दो हिस्सों में बंटा हुआ था, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, जिनके बीच इंडियन टेरिटरी के 1600 किलोमीटर से ज्यादा का गैप था। ये ज्योग्राफिकल डिवाइड डीप कल्चरल, लिंग्विस्टिक और पॉलिटिकल खाई से भी रिफ्लेक्ट होता था। ईस्ट पाकिस्तान के लोग, जो ज्यादातर बंगाली स्पीकर्स थे, वेस्ट पाकिस्तान के रूलिंग एलीट से बढ़ते हुए मार्जिनलाइज्ड फील कर रहे थे, जो उर्दू बोलते थे और नेशन की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर को कंट्रोल करते थे। ये अंदर ही अंदर सुलगता असंतोष 1970 के जनरल इलेक्शंस के बाद एक बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच गया। अवामी लीग, जो ईस्ट पाकिस्तान में बेस्ट एक पॉलिटिकल अक्रॉसिटी थी और करिश्माई शेख मुजीबुर रहमान के लीडरशिप में थी, ने लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की। उन्होंने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हासिल की, जिससे उन्हें गवर्नमेंट बनाने का डेमोक्रेटिक राइट मिल गया। हालांकि वेस्ट पाकिस्तान का पॉलिटिकल और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, जिसकी लीडरशिप जुल्फिकार अली भुट्टो और जनरल याहिया खान कर रहे थे, ने इस आउटकम को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। वे ईस्टर्न विंग के एक लीडर को पावर सौंपने को तैयार नहीं थे। उन्हें डर था कि इससे उनकी अथॉरिटी कम हो जाएगी और बेंगलीज के लिए ज्यादा ऑटोनॉमी आ जाएगी। डेमोक्रेटिक मैंडेट का ये खुला इनकार ही विद्रोह की आग को भड़काने वाली आखिरी चिंगारी थी। इसके बाद हुई पॉलिटिकल नेगोशिएशंस सिर्फ एक दिखावा थीं। बातें तो हो रही थीं, लेकिन पाकिस्तानी मिलिट्री गुपचुप तरीके से बढ़ती हुई बंगाली नेशनलिज्म को कुचलने के लिए एक ब्रूटल क्रैकडाउन की तैयारी कर रही थी। शेख मुजीबुर रहमान ने डिस्कशंस की बेकारता को देखते हुए एक नॉन कूपरेशन मूवमेंट का आह्वान किया और ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने जबरदस्त यूनिटी के साथ रिस्पॉन्ड किया। ईस्ट का पूरा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन उनके प्रति वफादार हो गया, जिससे पाकिस्तानी गवर्नमेंट का कंट्रोल पूरी तरह रुक गया। एक हिंसक क्लैश के लिए स्टेज तैयार हो चुका था, क्योंकि सेल्फ डिटर्मिनेशन और रेस्पेक्ट के लिए एक पूरी कौम की आकांक्षाएं एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप की जिद से टकरा रही थी, जो कंट्रोल छोड़ने या उनके लेजिटिमेट राइट्स को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थी। कॉन्फ्लिक्ट का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सिस्टमिक डिस्क्रिमिनेशन का था। कई दशकों तक ईस्ट पाकिस्तान ज्यादा पॉपुलेशन होने के बावजूद वेस्टर्न विंग द्वारा एक कॉलोनी की तरह ट्रीट किया गया। इसकी जूट और चाय इंडस्ट्रीज देश के एक्सपोर्ट रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा जनरेट करती थी। फिर भी फंड्स को वेस्ट पाकिस्तान के डेवलपमेंट में अनइवन तरीके से इन्वेस्ट किया जाता था। बेंगलीज मिलिट्री, सिविल सर्विसेज और गवर्नमेंट में बहुत कम रिप्रेजेंटेड थे। उनकी लैंग्वेज और कल्चर को नीचा देखा जाता था। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन और कल्चरल सप्रेशन का ये लंबा इतिहास एक गहरी शिकायत पैदा कर गया था, जिसे 1970 के इलेक्शन रिजल्ट्स को ठीक करना था। जब वो डेमोक्रेटिक पार्ट ब्लॉक हो गया, तो ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को लगा कि उनके पास अपनी पहचान और एग्जिस्टेंस के लिए लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं है। 25 मार्च 1971 की मनहूस रात को पाकिस्तानी मिलिट्री ने ऑपरेशन सर्चलाइट नाम से आतंक का एक भयानक अभियान शुरू किया। इसका मकसद बेंगली नेशनलिस्ट मूवमेंट को सिस्टमैटिकली खत्म करना था, जिसके लिए उसके नेताओं, बुद्धिजीवियों, छात्रों और समर्थकों को निशाना बनाया गया। आर्मी ढाका और दूसरे बड़े शहरों की सड़कों पर उतर आई और हिंसा की एक अनप्रेसिडेंटेड लहर फैला दी। उन्होंने ढाका यूनिवर्सिटी पर हमला किया, छात्रों और प्रोफेसरों को उनके हॉस्टल में मार डाला। उन्होंने रिलीज जैसी इलाकों पर बमबारी की, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स को गिरफ्तार किया और बड़े पैमाने पर नरसंहार किया। यह कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, यह एक कैलकुलेटेड जेनोसाइड था, जिसे सिर्फ आतंक और क्रूरता के जरिए बेंगली लोगों की भावना को तोड़ने के लिए डिजाइन किया गया था। पाकिस्तानी सेना द्वारा किए गए अत्याचार अकल्पनीय थे। अगले 9 महीनों तक ईस्ट पाकिस्तान आतंक के राज में रहा। लाखों लोग मारे गए और लाखों महिलाओं को युद्ध के हथियार के रूप में सिस्टमैटिक रेप का शिकार बनाया गया। गांवों को जला दिया गया और स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन करने वाले किसी भी व्यक्ति को तुरंत मार दिया गया। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने धीरे धीरे प्रतिक्रिया दी, लेकिन जिन पत्रकारों ने रिपोर्ट्स बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की, उन्होंने मानवीय संकट की एक भयानक तस्वीर पेश की। इस क्रूर कार्रवाई के जवाब में पाकिस्तानी सेना में बंगाली सैनिक और अधिकारी डिफेक्ट हो गए और उन्होंने मुक्ति वाहिनी या फ्रीडम फाइटर्स नाम से एक गुरिल्ला रेसिस्टेंस फोर्स बनाई, ताकि कब्जा करने वाली ताकतों के खिलाफ मुक्ति युद्ध छेड़ा जा सके। इस लगातार हिंसा का सामना करते हुए
लाखों डरे हुए नागरिकों के पास अपने घरों से भागने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। उन्होंने एक बड़े पैमाने पर पलायन शुरू किया, नेबरहुडी भारत में सुरक्षा की तलाश में। इससे ह्यूमन इतिहास में सबसे बड़े शरणार्थी संक्यूटों में से एक पैदा हुआ। पुरुष, महिलाएं और बच्चे जिनके पास अपने कपड़ों के अलावा कुछ नहीं था, कई दिनों तक चलकर सीमा पार करते रहे। 1971 की शरद ऋतु तक अनुमानित 1 करोड़ शरणार्थी भारत के पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम और मेघालय रेनियों में आ चुके थे। इस अचानक और बड़े पैमाने पर हुए इन्फ्लक्स ने भारत के संसाधनों पर जबरदस्त प्रेशर डाला। इतनी बड़ी आबादी के लिए भोजन, आश्रय और मेडिकल केयर प्रोवाइड करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, जिसने देश की अर्थव्यवस्था और सोशल फैब्रिक को अपनी लिमिट तक खींच दिया। भारत ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लीडरशिप में करुणा के साथ साथ रणनीतिक दूरदर्शिता के साथ भी प्रतिक्रिया दी। मानवीय संकट को मैनेज करते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने ईस्ट पाकिस्तान में हुए जेनोसाइड पर ग्लोबल अटेंशन खींचने के लिए एक जोरदार डिप्लोमेटिक कैंपेन शुरू किया। श्रीमती गांधी ने दुनिया के बड़े शहरों की यात्रा की, इंटरनेशनल नेताओं से पाकिस्तान पर अत्याचार रोकने और एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन खोजने का प्रेशर डालने का फायर रह किया। हालांकि प्रतिक्रिया धीमी रही, खासकर यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना से, जिन्होंने जियोपॉलिटिकल रीजंस से पाकिस्तान का समर्थन किया। न्यू दिल्ली को यह रैपिडी से क्लियर हो गया कि अकेले डिप्लोमेटिक एफर्ट्स काफी नहीं होंगे। शरणार्थियों का लगातार प्रवाह एक अस्थिर बोझ था और ईस्ट पाकिस्तान में अनस्टेबलता ने भारत की अपनी सुरक्षा के लिए सीधा खतरा पैदा कर दिया था। भारत का सब्र आखिरकार 3 दिसंबर 1971 को टूट गया। एक डेस्परेट जुए में पाकिस्तानी एयरफोर्स ने वेस्टी सेक्टर में कई इंडियन एयरफील्ड्स पर प्रीएम्प्टिव एयर स्ट्राइक्स की। उम्मीद थी कि 1967 के 6 डे वॉर में इजरायल की सक्सेस को दोहराया जा सकेगा। यह बिना उकसावे वाला हमला भारत के खिलाफ युद्ध की औपचारिक शुरुआत थी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उसी रात देश को संबोधित किया, यह डिक्लेयर करते हुए कि हमले भारत के खिलाफ युद्ध की घोषणा थे। इंडियन मिलिट्री, जो महीनों से इस इवेंचुअलिटी के लिए तैयारी कर रही थी, तुरंत मोबिलाइज हो गई। युद्ध अब 2 फ्रंट्स पर लड़ा जा रहा था, वेस्ट पाकिस्तान के साथ वेस्टी फ्रंट और पूर्वी फ्रंट, जहां भारत ईस्ट पाकिस्तान को आजाद कराने के लिए मुक्ति वाहिनी का समर्थन करेगा। इंडियन मिलिट्री की स्ट्रैटेजी, जिसे ऑपरेशन विजय के नाम से लाइफा जाता है, कोऑर्डिनेटेड वॉरफेयर का एक शानदार प्रदर्शन था। पूर्वी फ्रंट पर इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने एक तेज और मल्टीप्रॉन्गड ब्लिट्जक्रेग स्टाइल कैंपेन चलाया। इंडियन एयरफोर्स ने रैपिडी से एयर सुपीरियरिटी एस्टैब्लिश की, पाकिस्तानी एयर एसेट्स को नष्ट किया और फायरे बढ़ रहे ग्राउंड ट्रूप्स को क्रूशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया। इंडियन नेवी ने एक डेयरिंग मूव में ईस्ट पाकिस्तान के पोर्ट्स को ब्लॉक कर दिया, जिससे अंदर फंसे पाकिस्तानी फोर्सेस के लिए सभी सप्लाईज और रीइंफोर्समेंट्स कट गए। एक नेवल स्ट्राइक ग्रुप ने वेस्टी तट पर कराची के स्ट्रैटेजिक पोर्ट पर सफलतापूर्वक हमला किया, पाकिस्तानी नेवी को पंगु बना दिया और एक फेमस ऑपरेशन, जिसका कोड नेम ऑपरेशन ट्राइडेंट था, में अपने ओनियल स्टोरेज फैसिलिटीज को आग लगा दी। ग्राउंड पर इंडियन आर्मी के कॉलम्स मुक्ति वाहिनी के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम करते हुए हेवीली फोर्टिफाइड पाकिस्तानी पोजीशंस को बाईपास कर गए। डायरेक्ट असॉल्ट्स में फंसने के बजाय उन्होंने अपनी स्पीड और मोबिलिटी का इस्तेमाल दुश्मन को घेरने के लिए किया, प्रमुख शहरों और कम्युनिकेशन हब्स पर कब्जा कर लिया। स्ट्रैटेजी थी ढाका की ओर रैपिडी से फायरे बढ़ना, जो ईस्ट में पाकिस्तानी मिलिट्री का कैपिटल और नर्व सेंटर था। हिल्ली की 40, बोयरा की 40 और टांगेल पर एयरबोर्न असॉल्ट जैसे फेमस बैटल्स ने इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की हिम्मत और टैक्टिकल ब्रिलियंस को दिखाया। लोकल बंगाली पॉपुलेशन ने जबरदस्त सपोर्ट प्रोवाइड किया। फायरे बढ़ रहे इंडियन सोल्जर्स को इंटेलिजेंस और लॉजिस्टिकल हेल्प ऑफर की। युद्ध सिर्फ 13 दिनों तक चला, जिससे यह मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे छोटे और सबसे निर्णायक कॉन्फ्लिक्ट्स में से एक बन गया। तीनों फ्रंट्स, जमीन, हवा और सी पर इंडियन फोर्सेस ने सुपीरियर प्लानिंग, लीडरशिप और एग्जीक्यूशन का प्रदर्शन किया। पाकिस्तानी मिलिट्री डिमोरलाइज्ड और सभी सपोर्ट से क्यूटी हुई, खुद को पूरी तरह से मात खा चुकी फाउंड। उनकी कमांड स्ट्रक्चर इंडियन एडवांस के लगातार प्रेशर में ढह गई। ढाका का गिरना इन्यूविटेबल हो गया और दुनिया ने देखा कि 20वीं सदी की सबसे कॉम्प्रिहेंसिव मिलिट्री विक्ट्रीज में से एक कैसे सामने आई, जो एक क्लियर स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव से प्रेरित थी और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस द्वारा रिमार्केबल प्रिसीजन और स्पीड के साथ एग्जीक्यूट की गई थी। युद्ध का क्लाइमेक्स 16 दिसंबर 1971 को आया। ढाका के दरवाजों पर इंडियन ट्रूप्स और सभी एस्केप रूट्स क्यूटे होने के कारण
ईस्ट में पाकिस्तानी फोर्सेस के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल ए नियाजी के पास सरेंडर करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था। ढाका के रमना रेस कोर्स में एक हिस्टोरिक और पब्लिक सेरेमनी में जनरल नियाजी ने इंस्ट्रूमेंट ऑन सरेंडर पर साइन किए। उन्होंने अपना पर्सनल रिवॉल्वर इंडियन ईस्टर्न कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा को हैंडेड ओवर दिया। नियाजी के साथ एक आश्चर्यजनक 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्सों ने अपने हथियार डाल दिए, जो वर्ल्ड वॉर II के बाद सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर था। इस मोमेंट ने भारत और मुक्ति वाहिनी के लिए पूरी और बिना शर्त जीत को सिग्निफाई किया। इस निर्णायक जीत से सीधे तौर पर एक नए देश का जन्म हुआ। पाकिस्तानी सेना के सरेंडर ने क्रूर कब्जे का अंत और ईस्ट पाकिस्तान की लिबर्टी को मार्क किया। बांग्लादेश का आजाद और सॉवरेन नेशन ऑफिशियल तौर पर एस्टैब्लिश हुआ। शेख मुजीबुर रहमान, जो वेस्ट पाकिस्तान में कैद थे, को रिहा कर दिया गया और वे अपने आजाद देश के पहले नेता बनने के लिए हीरो के वेलकम के साथ वापस रिटर्न्ड। बांग्लादेश के लोगों ने अपनी मुश्किल से विक्ट्री हुई लिबर्टी का जश्न मनाया, एक ऐसी लिबर्टी जिसके लिए लाखों लोगों ने अपनी जान कुर्बान की थी। भारत ने इस जन्म में एक मिडवाइफ की अपरिहार्य भूमिका निभाई थी। इसे पॉसिबल बनाने के लिए डिप्लोमेटिक, ह्यूमैनिटेरियन और आखिरकार मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड किया। भारत के लिए 1971 का युद्ध एक डिफाइनिंग मोमेंट था। यह एक जोरदार मिलिट्री विक्ट्री थी जिसने साउथ एशियन रीजन में अपनी डोमिनेंस एस्टैब्लिश की। युद्ध ने बड़े पैमाने पर शरणार्थी संकट को भी सुलझाया, जिससे 1 करोड़ बंगालियों को अपने नए आजाद होमलैंड में वापस लौटने की परमिशन मिल गई। जीत ने राष्ट्र के मनोबल और कॉन्फिडेंस को बहुत बड़ा बूस्ट दिया। इसने इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के प्रोफेशनलिज्म और वीरता को दिखाया, जिन्होंने हिम्मत के साथ 40 लड़ी और दूसरे लोगों की लिबर्टी के लिए बहुत बड़ी सैक्रिफाइस दी। कैंपेन की सक्सेस भारत की स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, उसकी मिलिट्री माइट और अपने पड़ोस में जस्टिस और ह्यूमन राइट्स को बनाए रखने की उसकी कमिटमेंट का एक टेस्टामेंट थी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का लीडरशिप इस जीत में सेंट्रल था। उन्होंने संकट के दौरान रिमार्केबल स्ट्रेंथ, डिटर्मिनेशन और स्टेट्समैनशिप का प्रदर्शन किया। ग्लोबल सपोर्ट बनाने के उनके अथक डिप्लोमेटिक एफर्ट्स से लेकर शरणार्थी संकट को उनके दृढ़ता से संभालने तक और आखिरकार युद्ध में लाइफे के उनके साहसिक फैसले तक उनका लीडरशिप अटूट था। उन्होंने अपने मिलिट्री कमांडरों पर भरोसा किया, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के लीडरशिप में, और उन्हें युद्ध की प्लानिंग और एग्जीक्यूट करने की ऑटोनॉमी दी। 1971 की जीत भारत के इतिहास में एक सुनहरा चैप्टर बनी हुई है। एक युद्ध जो टेरिटरी के लिए नहीं बल्कि लिबर्टी के लिए लड़ा गया था और इंडियन सोल्जर्स की हिम्मत और बांग्लादेश के लोगों की अदम्य भावना के लिए एक शक्तिशाली श्रद्धांजलि है।